Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। और आज के सर ट्यूटोरियल के अंदर आपको ENG 001 एलिमेंट्री इंग्लिश के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के सर ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये कि एन इफेक्टिव सेंटेंस शुड बी, एक इफेक्टिव सेंटेंस जो है वो होना चाहिए इनमें से कैसा। द आंसर इज़ क्लियर एंड कंसाइज। एक तो क्लियर हो, क्लैरिटी हो, एम्बिगिटी ना हो, समझ में आए कि इसका मकसद क्या है, इसके कई सारे मकसद ना हो, मतलब यानी कि जो एक मतलब लिया जा रहा है वो एक ही मतलब इसका ज़ाहिर हो, और कंसाइज हो, इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वर्ड ना हो, अननेसेसरी वर्ड्स इसके अंदर शामिल ना हो। सो इफेक्टिव सेंटेंसेस कम्युनिकेट आइडिया क्लियरली एंड ब्रीफली विदाउट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि इफेक्टिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, जो भी आइडिया है, जो भी पैगाम दिया जा रहा है उसको क्लियरली तौर पे बताया जाएगा कि क्या है हमारा मकसद या क्या पैगाम दे रहे हैं, और ब्रीफली होगा, ज़्यादा कोई वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो कोई भी अननेसेसरी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में शामिल नहीं होगी, यानी कि मुश्किल नहीं बनाया जाएगा सेंटेंस को। अब ये कि विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इफेक्टिव राइटिंग, इनमें से कौन सी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अहम है इफेक्टिव राइटिंग के अंदर, तो वो है क्लैरिटी का होना, क्लियर होना। क्लैरिटी इंश्योर्स दैट रीडर्स इजीली अंडरस्टैंड दी राइटर्स मैसेज, और क्लैरिटी जो है इस बात को यकीनी बनाती है कि रीडर जो वो आसानी के साथ समझे राइटर का जो मैसेज है, और वो वही चीज़ समझे जो मैसेज दिया जा रहा है। अब ये कि अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज़, सेंटेंस फ्रैगमेंट इनमें से क्या है, वो है एन इनकम्प्लीट टॉट, गैर मुकम्मल यानी कि जो टॉट है वो। सो एन इनकम्प्लीट, सॉरी, अ सेंटेंस फ्रैगमेंट लैक्स अ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट आइडिया। हमें सेंटेंस फ्रैगमेंट जो है इसमें कमी दिखाई देती है सब्जेक्ट की, वर्ब की, या फिर जो मुकम्मल आइडिया होता है उसकी। अब ये कि वर्डिनेस मींस, वर्डिनेस को अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स, यानी कि जो गैर ज़रूरी जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करना बेतहाशा। सो वर्डिनेस मेक्स राइटिंग लॉन्गर देन नेसेसरी एंड रिड्यूसेस क्लैरिटी। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि राइटिंग लंबी हो जाती है और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, और क्लैरिटी में भी फिर कमी हो जाती है। अब ये कि विच स्टाइल गाइड्स इम्प्रूव रीडेबिलिटी, कौन सी स्टाइल गाइडलाइन जो है वो बेहतर बनाती है रीडेबिलिटी को। सो द आंसर इज़ यूज़ कॉन्क्रीट वर्ड्स, कॉन्क्रीट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, एम्बिगिटी ना हो। सो कॉन्क्रीट वर्ड्स मेक आइडियाज़ स्पेसिफिक एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। जब कॉन्क्रीट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आइडियाज़ हो जाते हैं स्पेसिफिक, ख़ास, और ईजी हो जाते हैं समझने के लिए। अब नेक्स्ट ये कि जार्गन रेफर्स टू, जार्गन से मुराद इनमें से क्या है, वो है टेक्निकल वोकेबलरी ऑफ अ फील्ड। हर फील्ड की अपनी टेक्निकल वोकेबलरी होती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट ही जानते हैं, तो उसको हम जार्गन कहते हैं। सो जार्गन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म्स यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और डिसिप्लिन। तो ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एक ख़ास प्रोफेशन या डिसिप्लिन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इनका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं प्रोफेशनल्स के दरमियान किया जाए। अगर उनसे हट के इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि एम्बिगिटी होगी, फिर क्लैरिटी नहीं रहेगी कम्युनिकेशन में। सो अ कॉमन स्टाइल पिटफॉल इज़, एक जो कॉमन स्टाइल पिटफॉल है इनमें से वो क्या है, वो है रिडंडेंसी। सो रिडंडेंसी अकर्स व्हेन आइडियाज़ और वर्ड्स आर अननेसेसरीली रिपीटेड। रिडंडेंसी तब होती है जब आइडियाज़ को या फिर वर्ड्स को गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो बार बार जो है वो दोहराया जाए, रिपीट किया जाए। नाउ एक्टिव वॉइस यूजुअली मेक्स राइटिंग, एक्टिव वॉइस अगर हम देखें तो उससे यूजुअली तौर पर राइटिंग जो है वो बन जाती है क्या, मोर डायरेक्ट हो जाती है जब हम एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसिव की जगह, जिसमें सब्जेक्ट को पहले लिया जाता है। सो एक्टिव वॉइस क्लियरली आइडेंटिफाइज हु परफॉर्म्स द एक्शन, तो सब्जेक्ट पहले आता है तो हमें पता चलता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वरना तो क्या होगा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही बाद में आ रहा होता है तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। सो पैसिव वॉइस एम्फेसाइज, और पैसिव वॉइस को अगर हम देखें तो एम्फेसाइज किया जाता है किसके ऊपर, एक्शन रिसीवर, जो रिसीवर है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर। सो पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन। तो पैसिव वॉइस का जो फोकस होता है वो उस शख्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर होता है जो एक्शन को रिसीव करने वाला है।
नाउ अ पैराग्राफ शुड कंटेन, एक पैराग्राफ जो है उसमें क्या होना चाहिए इनमें से, वो है वन मेन आइडिया, एक ही मेन आइडिया होना चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। सो अ यूनिफाइड पैराग्राफ फोकसेस ऑन अ सिंगल सेंट्रल आइडिया, एक यूनिफाइड पैराग्राफ का फोकस होता है एक ही सिंगल सेंट्रल आइडिया के ऊपर। अब ये द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज ऑफन कॉल्ड, जो पहला सेंटेंस है किसी भी पैराग्राफ का वो अक्सर कहलाया जाता है, क्या वो कहलाया जाता है, टॉपिक सेंटेंस कहलाया जाता है। सो टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो इंट्रोड्यूस करता है जो भी मेन आइडिया होता है, अहम तरीन जो आइडिया होता है पैराग्राफ का। नाउ सपोर्टिंग सेंटेंसेस इनमें से क्या कहते हैं, सपोर्ट द मेन आइडिया, जो मेन आइडिया होता है उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइड डिटेल, फैक्ट एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू दी टॉपिक सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, फैक्ट्स भी और एग्जाम्पल जो कि टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करती है। नाउ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस को अगर हम देखें तो वो इनमें से क्या करता है, समराइजेस द पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है, इनका खुलासा देता है। सो इट रीइंफोर्सेस द मेन आइडिया एंड प्रोवाइड्स क्लोजर, ये रीइंफोर्स भी करता है जो मेन आइडिया है उसको, और क्लोजर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। अब ये कि विच पैराग्राफ टाइप एक्सप्लेन्स अ प्रोसेस, अब ये कि कौन सी पैराग्राफ की जो टाइप है वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, द आंसर इज़ प्रोसेस। सो अ प्रोसेस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग अ टास्क, एक प्रोसेस पैराग्राफ ऐसा होता है जो कि वजाहत देता है उन स्टेप्स की जो कि एक जो टास्क कंप्लीट करने में शामिल होते हैं। अब ये कि नैरेटिव राइटिंग टेल्स, नैरेटिव राइटिंग जो बताता है इनमें से हमें क्या, स्टोरी, एक स्टोरी हमें बताता है। सो नैरेटिव राइटिंग प्रेजेंट्स इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन स्टोरी फॉर्म, नैरेटिव राइटिंग जो है वो प्रेजेंट करती है इवेंट्स को भी और जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको स्टोरी की शक्ल में, यानी कहानी की सूरत में, शक्ल में। अब ये कि एन एसे जनरली कंसिस्ट ऑफ, अब अगर हम एसे को देखें, जो एसे लिखा जाता है स्कूल से ही लिखना सिखाया जाता है, तो इसके अंदर तीन मेन हिस्से होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। पहला इंट्रोडक्शन का और फिर बॉडी का जिसमें सबसे ज़्यादा पैराग्राफ्स होते हैं, और आखिर में कंक्लूड किया जाता है, समराइज़ किया जा रहा होता है और कुछ ऐसी चीज़ की मतलब कुछ ऐसे पॉइंट भी के रीडर जो है वो सोचे। सो दीज थ्री सेक्शंस ऑर्गेनाइज आइडियाज़ लॉजिकली, लॉजिकली तौर पर जो है वो आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इन तीन हिस्सों के अंदर। अब ये द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड, जो इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है एक्चुअली ऐसे का, वो कैसा होना चाहिए इनमें से, वो प्रेजेंट द टॉपिक, जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करे। सो इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट एंड प्रिपेयर्स रीडर फॉर द डिस्कशन, यानी कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया जाए सब्जेक्ट को भी और रीडर को तैयार करे आगे जो डिस्कशन है उसके लिए। अब ये द थीसिस स्टेटमेंट अपेयर्स मोस्टली इन, थीसिस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो हमें दिखाई देता है ज़्यादा तौर पे इनमें से किसके अंदर, तो वो है इंट्रोडक्शन। सो द थीसिस स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द मेन आर्ग्यूमेंट और पर्पस ऑफ द एसे, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करता है जो भी मेन अहम तरीन जो आर्ग्यूमेंट है या जो पर्पस है एसे का उसको। नाउ सिग्नल वर्ड्स हेल्प रीडर्स, सिग्नल वर्ड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रीडर को इनमें से क्या करने में, फॉलो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, या वो फॉलो करें रिलेशनशिप आइडियाज़ के दरमियान। सो सिग्नल वर्ड्स शोज कनेक्शन सच एज कॉन्ट्रास्ट, एडिशन एंड कॉज इफेक्ट, सिग्नल वर्ड जो है वो दिखाते हैं कनेक्शन, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट हो गई, एडिशन हो गई, और इसके अलावा जो कॉज एंड इफेक्ट हो गया उसको भी ये दिखाते हैं। और मुख्तलिफ सिग्नल वर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, कंट्रास्ट वाले अलग होंगे जैसे कि बट वगैरह है, और एडिशन वाले हो गए, और कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले, ये तमाम जो है वो। सो नाउ हाउ एवर इज़ आ सिग्नल वर्ड शोइंग, हाउ एवर जो है एक सिग्नल वर्ड है और ये क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट को। सो द आंसर इज़ बी, हाउ एवर इंडिकेट्स अ डिफरेंस और अपोजिंग आइडिया, ये दिखाता है डिफरेंस को भी या फिर जो अपोजिंग आइडिया होते हैं उसको भी। उसके बाद ये देयर फॉर इंडिकेट्स, अब देयर फॉर किस तरह का सिग्नल वर्ड है, वो है रिजल्ट वाला। सो देयर फॉर इंट्रोड्यूसेस अ कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस, ये देयर फॉर जो है वो बताता है कोई भी कंक्लूजन है, कंक्लूड किया जा रहा है, या फिर कॉन्सिक्वेंस है, कोई नतीजा है।
फॉर एग्जाम्पल वाला जो वर्ड होता है वो क्या करता है, इलस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई एन आइडिया। इसके ज़रिए एग्जाम्पल प्रोवाइड की जाती है ताकि क्लैरिफाई किया जाए जो आइडिया है उसको। और उसके बाद ये कि एक्सपोजिटरी राइटिंग एम्स टू, एक्सपोजिटरी राइटिंग का जो मकसद है इनमें से वो क्या है, वो है एक्सप्लेन करना या इन्फॉर्म करना। सो एक्सपोजिटरी राइटिंग प्रेजेंट्स फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली। एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या होता है कि प्रेजेंट किया जाता है जो भी फैक्ट्स होते हैं, हकाइक वगैरह, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑब्जेक्टिवली तौर पर, यानी कि अपनी वो नहीं दी जाती, इसमें कोई बाइसनेस या सब्जेक्टिविटी वगैरह। उसके बाद ये कि विच इज़ अ फीचर ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, इनमें से कौन सा एक्सपोजिटरी राइटिंग का फीचर है, वो है फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, फैक्ट्स भी और एक्सप्लेनेशन भी। सो एक्सपोजिटरी राइटिंग फोकसेस ऑन इन्फॉर्मिंग रीडर्स थ्रू फैक्चुअल कंटेंट। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है इसका फोकस होता है इन्फॉर्म करना रीडर्स को फैक्चुअल कंटेंट के ज़रिए। अब ये कि रिपोर्ट राइटिंग शुड बी, रिपोर्ट राइटिंग इनमें से क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ना कि सब्जेक्टिव। सो रिपोर्ट्स शुड प्रेजेंट फैक्ट्स एक्यूरेटली विदाउट पर्सनल बाइस। रिपोर्ट्स जो है वो उनको प्रेजेंट करना चाहिए जो भी फैक्ट्स है, हकाइक है, एक्यूरेसी के साथ, बगैर किसी पर्सनल बाइस के, उसमें कोई बाइस ना हो, सब्जेक्टिविटी ना हो। उसके बाद ये कि रिपोर्ट मेनली प्रेजेंट्स, रिपोर्ट जो है वो मेनली तौर पे प्रेजेंट करती है किस चीज़ को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी हकाइक हैं, हकाइक के ऊपर मबनी मालूमात है। सो रिपोर्ट्स कम्युनिकेट वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग्स, रिपोर्ट के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है, उन मालूमात को पहुँचाया जाता है जो वेरीफाइड हैं और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो। अब ये कि नैरेटिव राइटिंग्स इज़ यूजुअली अरेंज, नैरेटिव राइटिंग को अगर हम देखें तो यूजुअली तौर पे अरेंज किया जाता है, इसको किस तरीके से, क्रोनोलॉजिकली तौर पे अरेंज किया जाता है। सो इवेंट्स आर कॉमनली प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर दे अकर, यानी कि इवेंट्स ऑर्डर में आते हैं, इसमें क्रोनोलॉजिकली समझिए कि जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, इस तरीके से। अब ये कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अपील्स टू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो अपील करती है इनमें से किस चीज़ के ऊपर, वो करती है सेंसेस के ऊपर। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूजेस सेंसरी डिटेल्स टू क्रिएट विविड इमेजेस, यानी कि एक तस्वुर जो है पैदा किया जाता है एक, तो सेंसेस जो है हमारे उनका इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अब ये कि परसुएसिव राइटिंग सीक्स टू, परसुएसिव राइटिंग जो होती है उसमें क्या किया जाता है, कन्विंस किया जाता है रीडर्स को। सो परसुएसिव राइटिंग एम्स टू इन्फ्लुएंस रीडर्स ओपिनियन और एक्शन, इसके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, असरअंदाज किया होते हैं जब लिखते हैं तो एक असर पड़ता है रीडर के ओपिनियन पे या उसके एक्शन पे, और ये राइटिंग इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग के अंदर भी, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब एड्स लिखे जाते हैं, कॉपी राइटिंग की जाती है एड लिखने के लिए, तो वहाँ पे भी परसुएसिव राइटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कि विच राइटिंग स्टाइल यूजेस आर्ग्यूमेंट्स, इनमें से किस तरह का राइटिंग स्टाइल जो वो आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करता है, तो वो परसुएसिव राइटिंग के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है इसका भी। सो परसुएसिव राइटिंग रिलाइज ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट अ व्यू पॉइंट, क्योंकि परसुएट करना, कन्विंस करना है रीडर्स को, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे, एविडेंस दिए जाएंगे, हकाइक के ऊपर मबनी बात की जाएगी ताकि जो भी अपना व्यू पॉइंट है उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको सपोर्ट मिल सके। अब ये कि रिसर्च राइटिंग रिक्वायर्स, रिसर्च राइटिंग रिक्वायर करती है हमें इनमें से किस चीज़ को, वो है एविडेंस एंड सोर्सेस, एविडेंस भी होना और जो सोर्सेस हैं जहाँ से ली जा रही है इन्फॉर्मेशन वगैरह वो भी। एक तरफ तो हमारे पास हकाइक हों उनके ऊपर मबनी हम बात करें, दूसरा है कि सोर्सेस हम जो बात कर रहे हैं आखिर वो कहाँ से हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। सो रिसर्च राइटिंग मस्ट बी सपोर्टेड बाय क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस, तो हमें सपोर्ट लाजमी तौर पे जब भी लिखें रिसर्च राइटिंग तो उसके पीछे क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो और रेफरेंसेस हों, हवाले दिए हों कि हमने कहाँ कहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है। अब ये कि प्लेजरिज्म मीन्स, प्लेजरिज्म की अगर हम बात करें तो इससे क्या मुराद है, सो यूजिंग अदर वर्क विदाउट क्रेडिट, यानी कि एक तरह से सिंपल वर्ड में कहें तो दूसरों का काम चुरा लेना, बगैर क्रेडिट दिए हुए दूसरे का जो भी वर्क है उसको इस्तेमाल करना, उसको क्रेडिट भी ना दे। एक तो चीज़ें कि क्रेडिट दिया जा रहा है, कोटेशन की जा रही है अकॉर्डिंग टू, इस तरह करके भी बताया जाता है। और दूसरा ये भी है कि अगर इन्फॉर्मेशन कहीं से ली है और वहाँ अकॉर्डिंग टू वगैरह नहीं भी किया तो नीचे रेफरेंसेस दे दिया कि हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर
कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा तो वो फिर प्लेजरिज्म कहलाया जाता है। सो प्लेजरिज्म इज़ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन, यानी कि किसी दूसरे के काम को अपना बना के पेश करना है, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि दूसरे का काम जो चोरी किया जा रहा है एक तरह से। और ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी प्लेजरिज्म की पॉलिसी होती है। अब ये कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सोर्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन होना सोर्सेस की ज़रूरी होता है, क्यों? इट अवॉइड्स प्लेजरिज्म। ये जो है वो इस प्लेजरिज्म से बचा जा सकता है। सो प्रॉपर साइटेशन एक्नॉलेजेस ओरिजिनल ऑथर्स एंड सोर्सेस। प्रॉपर साइटेशन से क्या होगा कि एक्नॉलेज किया जाएगा जो भी ओरिजिनल ऑथर्स हैं और जो भी सोर्सेस हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल की गई है। अब ये कि बिब्लियोग्राफी कंटेन्स, बिब्लियोग्राफी को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, लिस्ट ऑफ सोर्सेस, जितने भी सोर्सेस हैं जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है उन तमाम की जो वो पूरी लिस्ट आ जाती है। सो अब बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स ऑल रेफरेंसेस यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट, इसमें तमाम रेफरेंसेस आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ये क्या समरी शुड, एक समरी जो है वो क्या होनी चाहिए इनमें से, प्रेजेंट मेन आइडियाज़ ब्रीफली, वो तमाम जितने भी मेन आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट करें वो भी ब्रीफली, क्योंकि समरी है तो खुलासा है तो डिटेल नहीं बल्कि ब्रीफली तौर पे। सो समरी कंडेंसेस इन्फॉर्मेशन वाइल रिटेनिंग की पॉइंट, तो ये कंडेंस कर देती है इन्फॉर्मेशन को और साथ में ये कि की पॉइंट भी बरकरार रहते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगी लेकिन की पॉइंट भी रहेंगे अपनी जगह पर। अब ये कि प्रेसी राइटिंग इज़, अब प्रेसी राइटिंग भी समरी ही की तरह है लेकिन ये क्या है, कॉन्साइज वर्जन होता है ये पैराग्राफ का। सो प्रेसी राइटिंग, प्रेसी शॉर्टन्स अ टेक्स्ट वाइल प्रिजर्विंग इट्स एसेंशियल मीनिंग, इससे टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाता है लेकिन जो उसके एसेंशियल मीनिंग्स होते हैं वो बरकरार रहती है अपनी जगह। अब ये क्या, गुड प्रेसी शुड, एक अच्छे जो प्रेसी होगी वो इनमें से क्या होनी चाहिए, प्रिजर्व द ओरिजिनल मीनिंग, जो भी असली जो मायने हैं वो बरकरार रहेंगे। सो द कोर मैसेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट मस्ट रिमेन अनचेंज, जो कोर मैसेज है ओरिजिनल टेक्स्ट का वो लाजमी तौर पे अनचेंज रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी। अब ये पंक्चुएशन हेल्प्स, पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं पंक्चुएशन के अंदर। तो इतनी सारी पंक्चुएशन लगाने का क्या फ़ायदा है, तो इससे मदद मिलती है क्लैरिफाई करने में मीनिंग। जो भी हम पंक्चुएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ये तमाम जो है वो मदद करता है हमें कि क्लैरिफाई कर सकें हम मीनिंग। सो प्रॉपर पंक्चुएशन इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, एक तो रीडेबिलिटी में मदद मिलती है, बेहतर तरीके से हम जो रीड कर रहे हैं उसको बेहतर रीड करेंगे और अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे बेहतर तरीके से। अब ये कि विच पंक्चुएशन मार्क एंड्स अ स्टेटमेंट, कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो है उसका इस्तेमाल करते हुए एंड किया जाता है कि स्टेटमेंट को, वो होता है पीरियड, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। सो पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसका एंड, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसके एंड में इसको लगाया जाता है। नाउ अ कॉमा इज़ मेनली यूज टू, कॉमा का मेनली तौर पे इस्तेमाल हम देखें तो वो क्या है, सेपरेट आइडियाज़ विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंसेस के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको आपस में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो कॉमा ऑर्गेनाइजेज सेंटेंस एलिमेंट्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी, ये जो है ऑर्गेनाइज करते हैं सेंटेंस एलिमेंट्स भी और क्लैरिटी को बेहतर बनाते हैं। अब ये कि क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड फॉर, क्वेश्चन मार्क्स सॉरी यूज्ड आफ्टर, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है कब किया जाता है, आफ्टर क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन है कहीं पर तो क्वेश्चंस के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो अ क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो सवालिया है, सवालिया सवाल जिसमें पूछा जा रहा है, ऐसा सेंटेंस जो है वहाँ इसका इस्तेमाल जो है क्वेश्चन मार्क का किया जाता है। अब ये कि अपोस्ट्रॉफी इंडिकेट, अपोस्ट्रॉफी जो है वो लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, तो पोजीशन या कंट्रैक्शन के लिए, किसी की मिल्कियत जाहिर करने के लिए या फिर कंट्रैक्शन के लिए, शॉर्ट के लिए, यानी कि जैसे कि डोंट हो गया, जैसे कि डिडंट हो गया, शुडंट हो गया वहाँ पे। और सो अपोस्ट्रॉफी शो ऑनरशिप और ओमिटेड लेटर्स इन कंट्रैक्शन, तो या तो ऑनरशिप शो करेगा किसी की मिल्कियत, इससे हमें पता चलेगी एक तरफ ये, या फिर लेटर्स को ओमिट किया जाएगा, इनकी शॉर्ट किया जाएगा, कुछ अल्फाज हटा के उसकी जगह इसको लगा के हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। नाउ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, जो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग है उसमें शामिल है इनमें से क्या, द आंसर इज़ ग्रामर, स्पेलिंग एंड कैपिटलाइजेशन, ये तीनों आ जाता है, ग्रामर भी, स्पेलिंग भी, कैपिटलाइजेशन भी। सो राइटिंग मैकेनिक्स इंश्योर करेक्टनेस एंड रीडेबिलिटी, राइटिंग मैकेनिक्स जो है वो यकीनी बनाता है करेक्टनेस को भी
कि सही चीज़ हो और रीडेबिलिटी भी हो, यानी कि एक तरफ सही लिखा जाए और साथ में उसको अच्छी तरीके से पढ़ा भी जा सके, जो उसकी मीनिंग है वो लिए जा सकें। नाउ कैपिटलाइजेशन इज़ यूज़फुल। अब कैपिटलाइजेशन के कैपिटल करना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना किसी भी वर्ड को, तो वो क्या है इसमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो है प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन, सो नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यानी कि प्रॉपर नाउन के लिए कॉमन नाउन है एक तो, जैसे कि सिटी है, लेकिन सिटी बहुत सारे हैं, तो सिर्फ सिटी नहीं बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, इन तमाम शहरों के नामों से इन जो शुरुआत है जिन लेटर से वो कैपिटल से होगी, तो ये प्रॉपर नाउन होंगे। लेकिन इसकी जगह हम सिटी लिख रहे हैं या कंट्री लिख रहे हैं तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। उसके बाद ये कि विच सेंटेंस इज़ इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है। सो द आंसर इज़ बी, अली रोड द लेटर। तो इसमें जो है अली जो है वो सब्जेक्ट है, वो पहले आ रहा है। सो द सब्जेक्ट अली डायरेक्टली परफॉर्म द एक्शन, तो जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब ये कि यूनिटी इन अ पैराग्राफ मीन्स, अब यूनिटी जो है पैराग्राफ के अंदर, उसका मतलब अगर हम देखें इनमें से वो क्या है? वन सेंट्रल आइडिया, एक ही सेंट्रल आइडिया का होना। सो एवरी सेंटेंस शुड रिलेट टू द सेम मेन आइडिया, हर सेंटेंस जो है वो रिलेट करता है एक सेम मेन आइडिया से। अब ये कि कोहरेंस की हम बात करें तो मतलब क्या है? वो है लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ का लॉजिकल फ्लो होता है। सो कोहरेंस हेल्प रीडर्स मूव स्मूथली फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। कोहरेंस से रीडर्स को मदद मिलती है कि वो स्मूथली तौर पे मूव करें एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ। अब ये कि विच सिग्नल वर्ड शोज एडिशन, इनमें से कौन सा सिग्नल वर्ड जो है वो एडिशन को शो करता है? वो है मोर एवर। सो मोर एवर एड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू अ प्रीवियस आइडिया। मोर एवर के ज़रिए जो क्या है ऐड किया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एक प्रीवियस आइडिया होता है उसके ऊपर। अब ये कि विच राइटिंग स्टाइल यूजेस सेंसरी डिटेल्स मोस्ट, कौन सा राइटिंग स्टाइल इनमें से यूज़ करता है सेंसरी डिटेल जो होती है उनका, यानी कि जो सेंसेस हैं हमारे, सो वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ताकि एक तसव्वुर पैदा किया जाए। ये पीछे भी इससे रिलेटेड आई थी एक। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अपील्स टू द सेंसेस टू क्रिएट विविड इमेजेस, ताकि एक तसव्वुर पैदा किया जाए हमारे दिमाग में जब इसको लिखा जाता है तो इस तरीके से। अब ये द पर्पज़ ऑफ परसुएसिव राइटिंग इज टू, परसुएसिव राइटिंग का अगर हम मकसद देखें तो वो इनमें से क्या है? वो है इन्फ्लुएंस द रीडर्स ओपिनियन, जो रीडर का ओपिनियन होता है उसको इन्फ्लुएंस करना। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग वगैरह में, जैसे कि पीछे आपको बताया गया था। सो परसुएसिव राइटिंग यूजेस आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस टू कन्विंस रीडर, तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स का और एविडेंस का इस्तेमाल करते हुए ही रीडर को कन्विंस किया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, एविडेंस भी दिए जाते हैं, ताकि रीडर जो कन्विंस हो सके। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।